विद्रोह। तो इतिहास में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सबसे ज्यादा लिखा गया है और इसके स्वरूप को लेके या इसके विषय में सबसे ज्यादा विवाद रहा है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रही है जिसमें 1857 के विद्रोह के संबंध में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। तो विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे और भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन और बाद में कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह के दमन के लिए कमान संभाली। और विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर थे। तो पहले हम ये जानने का हाँ तो पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि भारतीय इतिहास में जो 1857 का विद्रोह है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास की हमारे की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और चूंकि जब 1857 के विद्रोह पर जितना भी इतिहास लिखा गया है वो ब्रिटिश जितने भी इतिहासकार हैं उनके द्वारा लिखा गया है। उससे पहले अगर देखा जाए स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले हम लोग बात करते हैं तो जितना भी इतिहास लेखन था 1857 के विद्रोह पर वो था ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखा गया था। और दूसरी चीज, जितने भी हमारे विद्रोही थे उनके द्वारा एक तरीके से कोई भी ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं छोड़ा गया जिसके बारे में कोई एक सटीक ढंग से कोई जानकारी विद्रोह के संबंध में मिल सके। तो एक इसीलिए ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई 1857 के विद्रोह को लेकर कि वास्तविकता में विद्रोह का स्वरूप क्या है। तो अंग्रेज इतिहासकार थे जितने भी थे, क्योंकि वो ब्रिटिश एक तरीके से शासन का बचाव कर रहे थे, तो उनके द्वारा 1857 के विद्रोह को मात्र एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी गई। और 1947 के बाद जब भारत आजाद होता है तो भारतीय इतिहासकारों द्वारा 1857 के जो इतिहास को एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखने का प्रयास किया जाता है। तो अगर हम देखें, जब हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था तो उस समय वीडी सावरकर ने 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लिखी थी। क्योंकि ये पुस्तक जो जब लिखी थी, जब भारत एक तरीके से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है वीडी सावरकर की 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो ये पुस्तक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। फिर स्वतंत्रता के बाद हम देखें तो अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन एक पुस्तक लिखी। उसमें इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह माना है उन्होंने। और एसएन सेन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई 1857, क्योंकि ये एक तरीके से 1857 का जो विद्रोह है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण था। तो भारत सरकार के द्वारा, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के द्वारा भी 1857 का जो विद्रोह है उसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक तरीके से एक जो इतिहासकारों को सरकार के द्वारा नामित किया गया। तो एसएन सेन थे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत सरकार के कहने पर किस या भारत सरकार ने किस इतिहासकार को 1857 का विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। तो एसएन सेन ने 1857 में भारत सरकार के कहने पर अपनी पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम ही 1857 था। तो उसमें इन्होंने लिखा था कि जो 1857 का विद्रोह है वो राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, इसको वास्तविकता में राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा, क्योंकि इसमें ना तो केवल सैनिक तक सीमित था यह विद्रोह, और सैनिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक तरीके से जन सामान्य की भी भागीदारी थी। और चूंकि विद्रोह का अगर केंद्र देखें
तो उत्तर भारत में ज्यादातर ये विद्रोह एक तरीके से केंद्र उसका रहा। अगर अवध की बात करें तो अवध में भी एक जन आंदोलन के तौर पर था, और जो वहाँ के जो लोग जो थे एक तरीके से वो अपने राजा और जो वहाँ के राजा रानी जो थे उनके लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्लास में थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया था, 1856 में डलहौजी द्वारा अपनी हड़प नीति के द्वारा जो है अवध का विलय कर दिया गया। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने जो राज्य जो हड़प लिया था अवध का, उसके संदर्भ में उन्होंने विद्रोह किया था। तो इन्होंने एक तरीके से इस विद्रोह को ना तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर माना है और ना ही सैनिक विद्रोह माना, मतलब दोनों का मिला जुला उन्होंने एक तरीके से उसमें रूप माना है। शशि भूषण चौधरी ने अपनी पुस्तक सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनी 1857 से 1859 ये बुक इन्होंने लिखी। इसमें भी इन्होंने सैनिक और असैनिक विद्रोह का एक सम्मिश्रण इसको माना है। साथ ही एक किताब और का जिक्र मैंने इसमें नहीं किया है, तो आरसी मजूमदार, ये काफी बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं आरसी मजूमदार। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। ये पुस्तक जो है 1957 में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इनको भी एक तरीके से 1857 का सरकारी इतिहास लिखने के लिए इनको नामित किया गया था, लेकिन जो समिति बनाई गई थी उससे अनबन के कारण इनके द्वारा एक स्वतंत्र रूप से 1857 का विद्रोह है उसका लेखन किया गया। तो इनका बहुत इंपोर्टेंट इनका स्टेटमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय था, ना ही राष्ट्रीय तथा और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इनका कहना यह था कि ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना तो प्रथम था अपने आप में, और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसकी व्याख्या भी इनके जो इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है इसकी व्याख्या भी अलग अलग तरीके से होती है। तो ये कुछ बुक्स और कुछ इतिहासकारों का मैंने उल्लेख किया जो इन्होंने 1857 के संबंध में स्वतंत्रता के बाद अपने विचार इन्होंने रखे। अब जो है हम 1857 के विद्रोह के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था वो एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में वो एक जन विद्रोह का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे क्या कारण रहे थे कि एक विद्रोह जो है 1857 का जो विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू होता है, और बाद में जो है उत्तर भारत अगर देखा जाए बात की जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में ये विद्रोह फैला और उसकी अधिकांश जनता द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। तो सबसे पहला कारण इसमें हमने आर्थिक कारणों को रखा है, क्योंकि आर्थिक कारण एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अगर वैसे बांटा जाए तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भी कारण रहे हैं, लेकिन वो हम क्रम वाइज अलग अलग स्लाइड्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आर्थिक कारणों का जिक्र करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1857 का विद्रोह जो है एक सिपाही असंतोष का परिणाम मात्र नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की जो भारत में उन्होंने जो नीतियां अपनाई गई थी उसके कारण जनता में जो असंतोष और एक घृणा का परिणाम था। यहाँ हम एक चीज और जानने का प्रयास करेंगे। जो भारत में अंग्रेज आए उन्होंने अपना एक व्यापारी के तौर पर आए और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत से अधिक लाभ कमाया जाए। लेकिन बाद में जो है उन्होंने जो है आपने देखा था कि 1757 में प्लासी का युद्ध, फिर उसके बाद में बक्सर का युद्ध से बंगाल में एक तरीके से राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति, और वहां पर कंपनी द्वारा अपना एक राज्य धीरे धीरे राज्य स्थापित कर दिया गया। तो कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत को एक ऐसे उपनिवेश के रूप में परिवर्तित करना जहां से कच्चा माल प्राप्त किया जाए और जो इंग्लैंड में बना हुआ जो माल है, जो इस तरीके से तैयार किया हुआ माल है, उसके एक बाजार के तौर पर भारत को इस्तेमाल किया जाए। तो कंपनी के दो ही उद्देश्य थे वो भारत में व्यापार करने का, कि भारत को कैसे भी तरीके से ब्रिटेन के लिए लाभप्रद बनाया जाना, कैसे भी तरीके से ब्रिटेन के लिए भारत को एक लाभदायक उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल करना। और वो कैसे किया जा सकता था
क्योंकि जब तक किसी भी देश में अगर आपको उसको उपनिवेश बनाना है, तो जब तक उसको उपनिवेश बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और वहाँ की जो है राजनीतिक जो व्यवस्था है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो सबसे पहले उनके द्वारा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया गया, जो कि बंगाल से प्रारंभ हुआ। तो राजनीतिक नियंत्रण के बाद धीरे धीरे उन्होंने आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया, और फिर उसके बाद में सामाजिक और जो हमारे धार्मिक क्षेत्र है उस पर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जब बंगाल में एक तरीके से राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना हो गई, और कंपनी का उद्देश्य यही था कि भारत को एक जो है कच्चे माल के जो है आपूर्तिकर्ता, उपनिवेश के रूप में, और एक जो है एक उपभोग बाजार के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाए। तो अंग्रेजों की जितनी भी भारत में जो नीतियां भारत में बनाई गई थी, वो सब आर्थिक शोषण की नीतियां थी। आर्थिक कारणों में पहला जो पॉइंट ये है, देश का आर्थिक शोषण और परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश। और तीसरा पॉइंट है जमीन एवं भू राजस्व संबंधी नीतियां, कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और निचले स्तर पर शासन में भ्रष्टाचार। तो आर्थिक कारणों में अगर ये 5 पॉइंट को हम लोग समग्र रूप से समझने का प्रयास करेंगे इसमें, तो सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में जब अंग्रेजों द्वारा एक तरीके से राजनीतिक सत्ता की स्थापना की गई, तो आपने देखा था प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल में एक तरीके से दीवानी की उनके द्वारा जो दीवानी प्राप्त करी, उसके बाद में भू राजस्व पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया गया, और बंगाल में एक तरीके से दोहरी शासन व्यवस्था अपनाई गई। तो आर्थिक ढांचा जो है, आर्थिक शोषण कंपनी द्वारा किस प्रकार किया गया, उसको हम पहले यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कंपनी द्वारा, क्योंकि कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, और पहले कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए बुलियन लेके आती थी। बुलियन का मतलब एक तरीके से सोना चांदी, वो इंग्लैंड से लेके आती थी। लेकिन जब भारत में राजनीतिक नियंत्रण की सत्ता की जब स्थापना हो गई, तो कंपनी द्वारा बुलियन लाना बंद कर दिया, और जो भारतीयों से जो भू राजस्व इकट्ठा करती थी, और उसी से ही भारत में चीजें करती थी और उनको इंग्लैंड भेजती थी। तो एक तरीके से भारत का जो पैसा था वो भारत से बाहर भेजा जाने लगा। दूसरा, जितनी भी अगर हम देखते हैं कि जो है कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त अपनाया गया। दक्षिण भारत में बात करें तो वहां पे रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई। तो ऐसी जो भू राजस्व की जितनी भी नीतियां थी, उसमें सरकार का उद्देश्य यही था कि भू राजस्व जो कंपनी को प्राप्त हो रहा है वो उसमें स्थायित्व आ जाए, मतलब एक कंपनी को एक निश्चित भू राजस्व प्राप्ति होती रहे। दूसरा, अगर देखा जाए तो आर्थिक शोषणों में जो परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश, क्योंकि कंपनी द्वारा जितनी भी भू राजस्व की नीतियां बनाई गई थी उसमें एक मध्यस्थ वर्ग को रखा गया था। अगर हम बात करें सीधे तौर पर हम बात करें जमींदारी जो है स्थायी बंदोबस्त की, वो स्थायी बंदोबस्त जो था वो किसानों के साथ ना करके जमींदारों के साथ किया गया था। और जमींदारों, और उसमें भी एक क्लॉज ये जोड़ा हुआ था कि सूर्यास्त कानून उसके अंतर्गत जोड़ा हुआ था कि अगर कोई एक निश्चित दिनांक की सूर्यास्त तक जो निश्चित भू राजस्व जो एक जमींदार को देना है, अगर वो उसकी अदाई नहीं करता है तो उसकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाएगा। क्योंकि कंपनी द्वारा जो प्रारंभ में स्थायी बंदोबस्त या जो जमींदारी बंदोबस्त अपनाया गया था उसमें किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया था। एक तरीके से मनमाने तरीके से उच्च भू राजस्व की दरें निर्धारित कर दी गई थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो जमींदार, जो परंपरागत जमींदारी जो व्यवस्था थी भारत में देखा जाए, और जो परंपरागत जमींदार और जो किसानों के बीच में एक संबंध बना हुआ था वो टूट गया। वो संबंध कैसे टूटा? क्योंकि जब किसानों के जो जमींदार थे और वो सूर्यास्त कानून के कारण अपनी जो उनको एक निश्चित भू राजस्व जो है लगान जो है एक तरीके से कंपनी को देना होता था, वो उसकी अदायगी नहीं कर पाते थे, तो उसकी जगह उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था। एक तरीके से ठेकेदारी प्रथा जो प्रारंभ हुई, और जो ठेका जो है एक तरीके से ऐसे लोगों द्वारा प्राप्त किया जाने लगा जिनका भूमि से कोई जुड़ाव ही नहीं था। मतलब वो लोग जो है सिर्फ एक लाभ कमाने के लिए जमींदार जो है जमीनों का ठेका लेने लगे। तो जैसे भारतीय समाज में जो परंपरागत ढांचा एक जो है एक गांव के जमींदार के बीच में और किसानों के बीच में जो संबंध बना हुआ था वो टूट गया। दूसरा, भू राजस्व की और जो है जमींदारी भू राजस्व हमने अभी समझ लिया।
और कानून और प्रशासन संबंधी नीतियां। इसको ऐसे समझिए कि जब स्थायी बंदोबस्त लाया गया तो उसमें एक तरीके से जमींदार जो किसान जितने भी थे उनको जमींदारों की दया पर उनको छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, और साथ ही जमींदार जो थे वो अपनी भूमि को बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते। तो एक तरीके से जो स्थायी बंदोबस्त था उसके द्वारा भूमि को एक स्थानांतरित वस्तु बना दिया गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो है एक तरीके से ये देखा जाए तो भूमि जब स्थानांतरण की वस्तु बन गई तो भूमि संबंधी विवाद की भी स्थिति जो है एक तरीके से उत्पन्न होने लगी भूमि को लेके। लेकिन साथ में अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कॉर्नवालिस के द्वारा और उससे पहले हम देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाज में जो है भारत में एक तरीके से प्रशासन कानून व्यवस्था जो है प्रशासनिक व्यवस्था और कानून जो है न्यायपालिका में जो है एक तरीके से जो भारत में जो हिंदू धर्म के अनुसार जो न्याय किया जाता था और मुस्लिम धर्म के अनुसार जो न्याय किया जाता उसको हटाकर उनके द्वारा जो ब्रिटिश जो न्यायपालिका की व्यवस्था थी उसको लागू करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। ये हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो एक तरीके से जो ब्रिटिश का में जो कानून न्यायपालिका जो लागू थी उसको भी भारत में थोपने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। क्योंकि एक तरीके से न्याय बहुत महंगा था और कानून और जो प्रशासनिक स्तर पर काफी ज्यादा पेचीदियां थी, तो ऐसे जो किसान लोग थे वो इन जो कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा उनका शोषण किया जाने लगा। दूसरा, निचले स्तर पर शासन में भ्रष्टाचार। तो निचले स्तर पर शासन में एक तरीके से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था और जो साधारण जनता थी जिसमें किसान और एक आम लोग थे वो काफी परेशान थे। दूसरा, जो न्याय जो अपने आप में काफी महंगा होता था और वो जो है एक तरीके से इंग्लिश जो है एक तरीके से अंग्रेजी में ही होता था उस समय तक, मतलब उसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश में ही होती थी, जो देसी भाषा में नहीं था। तो जो आम जनता उसको समझ से पड़ी थी, तो उसका लाभ उठाते हुए जो एक तरीके से जमींदार लोग थे और जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके द्वारा किसानों का काफी शोषण किया गया। और आगे हम लोग देखते हैं, पहले हम देसी रजवाड़ों के पतन से पहले राजनीतिक कारणों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक कारण में हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो राजनीतिक सत्ता का केंद्र था ब्रिटिश सम्राट, जो है मुगल सम्राट जो है भारत में राजनीतिक सत्ता का केंद्र बिंदु था। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने जो है एक तरीके से 1803 में मुगल सम्राट को अपने संरक्षण में ले लिया। मुगल सम्राट को 1803 में कंपनी द्वारा अपने संरक्षण में ले लिया और समय समय पर ब्रिटिश गवर्नरों द्वारा एक तरीके से ब्रिटिश जो मुगल बादशाह थे उनको जो उनके तरीके से उनको अधिकार और जो उनके जो दावे उनको मिले हुए थे उनको छोड़ने के लिए कहा गया। तो जैसे हम इसको समझ सकते हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट जो ब्रिटिश गवर्नर थे 1823 से 1828 के बीच में भारत में रहे। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट जो है मुगल दरबार में रहता था वो जो है जब बादशाह जब अपने दरबार में आएंगे तो उनके समय जो है उनको नजर देते समय खड़े होने से उसने इनकार कर दिया। फिर एक गवर्नर ऑकलैंड आए जो 1836 से 1842 के बीच में रहे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बादशाह के लिए कह दिया कि बादशाह जो है ना तो अपना दरबार लगा सकते हैं और ना वो नजर जो लेते थे नजर ले सकते हैं और ना ही खिल्लत दे सकते हैं। ऐसे ही जब डलहौजी भारत में आए तो उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया कि जो मुगल सम्राट हैं उनको जो ताजमहल अपना जो है लाल किला भी छोड़ना पड़ेगा और जो उनको बादशाह की जो उपाधि मिली हुई है वो भी छोड़नी पड़ेगी और अपने उत्तराधिकारियों को वो नामजद करते हैं उसकी भी उनको उपाधि छोड़नी पड़ेगी। और जो कुतुब मीनार है उसके पास में एक छोटा सा वहाँ एक परिसर बना हुआ था, वहां पर मुगल सम्राट को रहना पड़ेगा। तो एक तरीके से अभी तक जो भारतीय
जो जनता थी वो मुगल सम्राट को अपनी राजनीतिक जो है उसका केंद्र बिंदु मानती थी। तो इन घटनाओं से जो मुगल सम्राट के अपमान से लोग नाराज हुए और वो जो उसकी मुगल सम्राट की बादशाहत है उसको मिटते हुए नहीं देखना चाहते थे। आगे देखेंगे कि 1856 में अवध का विलय जो है कर लिया गया। अवध का 1856 में आपको पता है डलहौजी की जो राज्य हड़प की नीति द्वारा कर लिया गया। और अगर देखा जाए इतिहास में तो अवध जो है एक तरीके से सबसे ज्यादा आज्ञाकारी राज्य रहा था जो है कंपनी का। ऐसे ही डलहौजी द्वारा अन्य जो उचित या अनुचित तरीके से जो छोटे छोटे जो राज्य थे, हमने आपको बताए भी थे पहले भी, जैसे सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, संबल, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, वो इनको भी एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और साथ में ही अगर देखा जाए तो जो अंग्रेजों ने जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे उनकी भी पेंशन बंद कर दी। और डलहौजी द्वारा 1856 में एक कानून बनाया गया एक तरीके से, तो जिसमें जो जमींदार थे और उनकी जमींदारों की जांच की गई, तो उसमें 35,000 के आसपास जागीरें एक तरीके से जब्त कर ली गई। तो ऐसे लोग जो है एक तरीके से बेरोजगार भी हो गए और उनकी जो मान है, जो एक तरीके से उनकी प्रतिष्ठा है उसको धक्का लगा और ब्रिटिश साम्राज्य के वो खिलाफ हो गए। अब हम इसी और जो राजनीतिक कारण में जो मैंने आपको बताया वो देशी रजवाड़ों का पतन जो है वो इसी से ही जोड़ता है। अब देशी रजवाड़ों के पतन को आप समझिए, क्योंकि देशी जो रजवाड़े थे एक तरीके से वो जो प्रशासन में इनके देशी रजवाड़ों के प्रशासन और जो इनकी अदालतें जो होती थी उसमें उच्च वर्ग के पदों पर जो है एक तरीके से लोग, जो भारतीय लोग होते थे वो जो है वो उन पदों पर आसीन होते थे। तो जब देशी रजवाड़ों को पतन हो गया तो ऐसे जो उच्च वर्ग के लोग थे वो अपनी आय का एक तरीके से साधन जो है वो साधन अपना खो बैठे। साथ ही ऐसे लोग जो देशी रजवाड़ों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, आपको पता है कि एक तरीके से हमारे देशी रजवाड़े सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का जो है साधन भी रहे थे। अगर देखा होगा आप लोगों ने, गीत संगीत और जो नाट्यकार थे उनको भी संरक्षण दिया जाता था। साथ ही विद्वानों जो धर्मगुरु और जो फकीर होते थे उनको भी सहायता की जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जब ये देशी रजवाड़ों का पतन हो गया, इनको जो है जो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके द्वारा अपने अधीनस्थ कर लिया गया, तो ये लोग जो है बेरोजगार हो गए। तो और साथ ही ऐसे जो धर्म उपदेशक थे और पंडित और जो मौलवी थे वो उनको भी अपना भविष्य खतरे में नजर आने लगा। तो वो जो है उन्होंने भी एक तरीके से भारत जो ब्रिटिश साम्राज्य जो था, जो कंपनी थी, विदेशी शासन जो था, उसके खिलाफ घृणा फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दूसरा, अंग्रेजों की भारत में जातीय श्रेष्ठता की नीति। तो अभी तक हम लोग चाहे हम प्राचीन काल की बात करें या मध्यकाल की बात करें, प्राचीन काल में जितने भी आक्रमण हुए और मध्यकाल में जितने भी आक्रमण हुए, जो भी भारतीय में आया वो भारतीय जो है समाज और संस्कृति में ही विलीन हो गया। उसने अपने आप को कभी भारतीय नहीं माना। चाहे हम लोग प्राचीन काल में बात करें, जितने भी चाहे यवन आक्रमण हुए हों या शक आक्रमण हुए हैं, चाहे कुषाण आया हो या हूण आए हों, तो वो जो है एक तरीके से धीरे धीरे भारतीय समाज एवं संस्कृति में ही समाहित हो गए। और हम मध्यकाल में बात करें तो जितने भी अरब आक्रमण हुए हैं, सल्तनत काल हो या मुगलकालीन शासक हो, और वो एक तरीके से देखा जाए तो परमानेंट तौर पर भारत में ही सेटल हो गए। वो अपने आए तो एक विदेशी के तौर पर थे, लेकिन उन्होंने भारत को ही अपना देश मान लिया। लेकिन जो अंग्रेज थे उनका एक मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे भी किसी भी तरीके से भारत से धन कमाना और उस धन को लेकर ब्रिटिश लौटना था। मतलब वो भारत में ना तो वो एक तरीके से बसना आए थे, और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत से कैसे भी तरीके से धन कमाया जाए और उस धन को लेकर कैसे ब्रिटिश लौटा जाए। दूसरा, देखा जाए तो एक तरीके से वो भारत में विदेशी ही बने रहे। उनके द्वारा भारत में भारतीय लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का सामाजिक संबंध स्थापित नहीं किए गए। अगर हम लोग देखें, मध्यकाल की बात करें जो है,
जो है सल्तनत काल में देखा जाए या जो है मुगल काल की हम लोग बात करें, तो जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे, चाहे वो मुस्लिम लोग थे, तो उनके द्वारा भारतीयों के साथ में जो भारतीय जो हिंदू लोग थे या भारत में जो ऑलरेडी पहले से जो मुसलमान कई चरणों में भारत में आए, तो उनके मध्य एक सामाजिक संबंध बने, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं अकबर के द्वारा भारतीय राजपूत जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा सामाजिक संबंध स्थापित किए गए, चाहे वो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो। लेकिन अंग्रेज जो लोग थे वो अपने आप को, ये अंग्रेज ऐसे लोग थे, ये अपने आप को उच्च वर्ग का मानते थे, तो इनके द्वारा एक जातीय श्रेष्ठता की नीति अपनाई गई और भारत में जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे उनके साथ में किसी भी प्रकार का ना तो मेलजोल बढ़ाया गया और ना उनके साथ में किसी भी प्रकार का सामाजिक संबंध रखा। और दूसरा, ये एक अपनी जातीय श्रेष्ठता की नीति के कारण जो भारतीय, चाहे वो निम्न वर्ग का भारतीय हो चाहे उच्च वर्ग का भारतीय हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, तो उसके साथ एक अपमानजनक व्यवहार करते थे। तो उसका कारण यही था कि जो ब्रिटिश जो लोग थे, जो कंपनी के लोग थे, वो अपने आप को भारतीयों से अपनी जातीयता में अपने आप को उच्च मानते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कुछ ऐसी घटनाएं जिसने अंग्रेजी सेना की अपराजय होने का भ्रम टूटा। क्योंकि अभी तक ऐसा माना जाता था कि कंपनी जो है भारत में जो लगातार विजय कर रही थी भारत में, चाहे वो हम 1757 प्लासी की युद्ध के बाद से देखते हैं, उसके बाद बंगाल को जीता गया, साथ में मद्रास में देखें और टीपू सुल्तान हो गया। तो कंपनी जो है अभी तक भारत में कहीं भी हारी नहीं थी। लेकिन और ये माना जाता था कि कंपनी जो है वो जो कंपनी की जो सेना है वो अपराजय है, उसको पराजित करना बहुत एक तरीके से असंभव है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण ये भ्रम टूटा कि अगर भारतीय लोग जो है एकजुट हो जाएं और एक और संगठित होकर प्रयास करें तो आधुनिक जो पश्चिमी सेना है, अंग्रेजी सेना है, उसको भी पराजित किया जा सकता है। कि जैसे अफगान युद्ध जो हुआ था 1838 से 1842 में अंग्रेजी सेना की पराजय हुई थी। ऐसी पंजाब का जो युद्ध जो 1845 से 1849 के बीच में पंजाब में 2 युद्ध हुए थे, पंजाब का प्रथम युद्ध, पंजाब का द्वितीय युद्ध, वहां भी अंग्रेजों को एक तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। क्रीमिया के युद्ध में अंग्रेजी सेना जो है बहुत बुरी तरह से पराजित हुई थी। और 1857 के विद्रोह से पहले 1855-56 में बंगाल बिहार में संथाल जो जनजाति थी उसके द्वारा अंग्रेजों का मुकाबला किया गया और उनको हराया गया। सिर्फ संथालों द्वारा जो है एक तरीके से हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो आधुनिक जो सेना थी अंग्रेजों की, एक संगठित सेना थी, आधुनिक सेना थी, उसको उन्होंने कुल्हाड़ी और तीर धनुष के माध्यम से ही हरा दिया। लेकिन बाद में संथालों का विद्रोह जो है दबा दिया गया। लेकिन भारतीय जनमानस में एक ये भावना पैदा हो गई कि अगर संगठित होकर प्रयास किया जाए तो एक आधुनिक सेना को भी हराया जा सकता है। अवध का विलय हम लोग समझ चुके हैं, पहले बता दिया अवध के विलय, क्योंकि अवध जो है ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक आज्ञाकारी था और सबसे ज्यादा दोहन जो है अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश जो है अवध का ही किया गया। लेकिन जब अवध का विलय कर लिया गया तो एक भारतीय जो समाज जो थे और जो राजा महाराजा थे उनके अंदर ये भावना पैदा हो गई कि अंग्रेजों की कितनी भी राजभक्ति आप कर लो, लेकिन वो अपने आर्थिक लाभ के लिए और जो है राजनीतिक लाभ के लिए जो है कभी भी पलट सकते हैं। दूसरा है सामाजिक धार्मिक कारण। तो सामाजिक धार्मिक कारण में हम लोग देखते हैं कि चाहे हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें या डलहौजी की बात करें या उससे पहले और भी जितने भी ब्रिटिश जो गवर्नर आए हुए हैं, अगर उनकी हम लोग बात करें तो उनके द्वारा धीरे धीरे भारतीय समाज में जो उच्च वर्ग के भारतीय जो थे उनके द्वारा उनके कहने पर एक तरीके से भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी और जो प्रथाएं विद्यमान थी उनमें उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि पहला है ईसाई मिशनरियों की गतिविधि। आपको पता है 1813 के एक्ट के माध्यम से भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। तो ये धर्म प्रचार की अनुमति, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी देश को अगर वहां उपनिवेश स्थापित करना है और वहां के लोगों को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले राजा जो है एक तरीके से व्यापारी के तौर पर प्रवेश करते हैं।
आर्थिक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं, फिर धार्मिक नियंत्रण का, और उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक नियंत्रण का स्थापित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब किसी को सामाजिक और सांस्कृतिक जो है नियंत्रण के माध्यम से उसको गुलाम बनाया जाता है, या किसी संस्कृति को एक दूसरे देश की संस्कृति पर थोपा जाता है, तो वो जो है वो अधिक स्थायित्व प्रदान करता है और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से लोग अधिक प्रभावी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी थी उसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में अपनी गतिविधियां को संचालित करने की 1813 में अनुमति दे दी गई। तो बेसिकली ईसाई जो मिशनरी आए थे उनका उद्देश्य यही था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए और यहाँ के लोगों को ईसाई बनाया जाए। और साथ में इनका एक उद्देश्य एक तरीके से ये था कि भारतीय जो लोग थे उनमें कैसे भी करके जो है उनके जो मन मस्तिष्क जो है उसमें जो हिंदू धर्म और जो मुस्लिम धर्म है उनकी कमियों को स्पष्ट रूप से जगाया जाए और ये बताया जाए कि आपका जो धर्म है उसमें कमियां हैं और जो ईसाई धर्म है वो श्रेष्ठ है। साथ ही जो है 1850 में एक कानून बनाया गया था, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था, जिसमें ईसाई धर्म, अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाने लगा। साथ ही सरकार के द्वारा अपने खर्चे पर, मतलब सरकारी खर्चे पर जो ब्रिटिश जो सेना होती थी जिसमें भारतीय लोग होते थे उनका भी धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया। और जो सरकारी खर्चे पर ईसाई जो है धर्मगुरु वहां रहता था, पादरी या जो जिसको जो है ईसाई उपदेशक बोलते हैं वो रहता था और लोगों को धार्मिक शिक्षाएं वो प्रदान करता था। साथ ही अगर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने में लिखा है कि एक जो कि अभी तक भारत में देखा जाए, चाहे राजा मोहन राय हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो या बी.एम. मालावारी हो, तो उनके द्वारा उनके कहने पर ही जो है ब्रिटिश जो सरकार थी भारत में जो रूल कर रही थी उसके द्वारा भारत में जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर जो कुरीतियां विद्यमान थी, चाहे वो सती प्रथा की हो या विधवा पुनर्विवाह की हो या लड़कियों को शिक्षा ना दिया जाना या उनकी अल्पायु में विवाह या बाल विवाह जैसी जो प्रथाएं विद्यमान थी उनको सरकार द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो लोग जो रूढ़िवादी थे और जो धार्मिक और जो सामाजिक एक तौर पर देखा जाए वो जो पिछड़े थे, उनका ये मानना था कि एक जो ब्रिटिश जो सरकार है या ये कहें जो कंपनी है वो एक विदेशी कंपनी है और उसको भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे भारतीय लोग जो एक तरीके से रूढ़िवादी थे उनके द्वारा भारतीय जो समाज में जो परिवर्तन करने, कंपनी के द्वारा जो परिवर्तन करने का प्रयास किया गया, चाहे वो सती प्रथा का उन्मूलन करने का हो या विधवा विवाह के लिए जो कानून बनाया गया हो या लड़कियों को पश्चिमी शिक्षा के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, विद्यालय बनाए जा रहे थे या लड़कियों को पश्चिमी शिक्षा दिए जाने के जो प्रयास किए जा रहे थे उसका उनके द्वारा विरोध किया गया। साथ ही कंपनी द्वारा अभी तक हम चाहे जो प्राचीन काल की बात करें या मध्यकाल की बात करें, मंदिर मस्जिद और अन्य जो धार्मिक संस्थाएं होती थी उन पर किसी भी प्रकार का जो है कर नहीं लगाया जाता था। लेकिन कंपनी के द्वारा, क्योंकि कंपनी जो एक आर्थिक लाभ के तौर पर मतलब आर्थिक लाभ जितना ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कमाना चाहती थी भारत से, तो उसके द्वारा मंदिर मस्जिद और जो अन्य जो सेवा संस्थाएं थी उनसे भी करों की वसूली की गई। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय समाज में जो एक तरीके से धार्मिक व्यक्ति जो है धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उनके द्वारा उनके अंदर जो ब्रिटिश शासन के प्रति एक नफरत की भावना पैदा हुई। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सैनिक कारण, जबकि हमने पहली स्टेटमेंट में यही पढ़ा था कि 1857 का विद्रोह जो है सैनिक असंतोष का परिणाम का मात्र नहीं था, सैनिक असंतोष का एकमात्र परिणाम नहीं था, बल्कि अन्य कारण भी थे। तो अन्य कारण में हम लोग सामाजिक कारण भी देख चुके हैं, सामाजिक धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण भी देख चुके हैं, आर्थिक कारणों पर भी हम लोग ने जिक्र कर लिया है। अब हम सैनिक कारणों पर चर्चा करते हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा कि 1857 का जो विद्रोह है वो
जो जो सिपाहियों के स्तर से प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये सिपाही जो एक तरीके से कंपनी के प्रति निष्ठा का भाव रखते थे, और कंपनी द्वारा इनको एक तरीके से अच्छी प्रतिष्ठा भी प्राप्त थी, और कंपनी द्वारा इनको एक आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त थी। तो ऐसे क्या कारण रहे कि सैनिकों द्वारा एकाएक विरोध किया गया? दूसरा हम देखते हैं कि जो भारतीय जो सैनिक थे, उनके द्वारा भारत में अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं 1757 में अगर प्लासी का युद्ध देखते हैं, तो उसको जीतने के लिए, बंगाल को जीतने के लिए जो सेना आई थी वो मद्रास से आई थी। तो जो सैनिक थे उन्होंने कंपनी को भारत में अपना जो राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में या अपनी जो साम्राज्य स्थापित करने में सहायता की थी। तो ऐसा क्या कारण रहे कि जो सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया? तो सबसे पहला कारण तो हम यही देखते हैं कि सिपाही जो जो थे वो भारतीय समाज के ही अंग थे, और ये जो सिपाही थे वो वास्तव में एक वर्दीधारी किसान ही थे। क्योंकि अगर हम लोग अवध की बात करें तो अवध में अगर जो कंपनी की जो सेना थी, उसमें उस समय का जो अनुपात था अगर देखा जाए तो 2 लाख कंपनी के पास में 2,40,000 की सेना थी, उसमें से मात्र 40 या 45,000 ही यूरोपीय सैनिक होते थे, बाकी 2 लाख जो सैनिक होते थे वो भारतीय थे। और उसमें भी अधिकांश जो सैनिक थे वो अवध के क्षेत्र से थे, जिसमें करीबन 75 से 80,000 की जो जनसंख्या थी वो अवध के सैनिकों की तो जो अवध के सैनिकों की थी। तो कंपनी द्वारा जब धीरे धीरे जो जो देसी रजवाड़े हैं और जो राजा हैं, अगर उनकी बात करें 1856 में जो अवध का विलय किया गया था, तो कंपनी के जो सैनिक थे उनका अवध के साथ में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। तो अगर समाज में अगर कोई भी घटना और समाज उस समय अगर तत्कालिक परिस्थितियों में देखा जाए तो भारतीय परिवार में कोई ऐसा परिवार नहीं था जिस परिवार से कोई एक सदस्य जो है सेना में, अंग्रेज जो है ब्रिटिश सेना में ना हो। तो जो ब्रिटिशरों की जो नीतियां थी, अंग्रेजी कंपनी की जो नीतियां थी, ब्रिटिश कंपनी की जो नीतियां थी, जो आर्थिक नीतियां थी, उसका प्रभाव जो है वो भारतीय जो परिवार थे उन पर पड़ता था। और साथ में चूंकि भारतीय जो अंग्रेज जो सैनिक थे वो भारतीय समाज का ही एक अभिन्न अंग थे, तो जब उनके परिवारों पर एक तरीके से पीड़ा होती थी तो उसकी पीड़ा का अनुभव जो है सैनिक भी करते थे। दूसरा इसमें हम ये भी साथ ही ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे जो सरकार द्वारा एक तरीके से जो कर बढ़ाए गए थे, या अवध में भी देखा जाए तो ब्रिटिश ने अपनी जो सरकार वहां सत्ता स्थापित करी थी, तो वहां पर एक तरीके से बहुत सारे जो जमींदार बेरोजगार हो गए, और कंपनी द्वारा ये कहा गया कि हम जो है यहाँ की जो अवध की जनता है उसको जो नवाब है उसके अत्याचारी शासन से बचाना चाह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि कंपनी जो है एक तरीके से प्रत्यक्ष नियंत्रण, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाह रही थी और अपना साम्राज्य और अपने आर्थिक लाभ के लिए सारी चीजें कर रही थी। तो उसकी पीड़ा भी जो भारतीय सिपाही थे उनमें उनको हुई। दूसरा कारण है सिपाहियों को जातीय चिन्ह लगाने पर प्रतिबंध। क्योंकि हम लोग अगर प्राचीन काल से ही देखें तो भारतीय समाज में अपनी जाति, अपने माथे पर जो है चिन्ह लगाने की प्रथा रही है, और ये प्रथा जो है मध्यकाल में भी विद्यमान थी। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर अकबर के काल में देखा जाए तो अकबर जो है जब किसी भी राजपूत के साथ में जो है उनके साथ में संबंध स्थापित करता था, मतलब उनके साथ में पारिवारिक संबंध स्थापित करता था, या कोई भी राजपूत जो है राजा जब युद्ध में जाता था तो अकबर जो है स्वयं उसके माथे पर तिलक करता था। अगर हम राजपूतों की बात करें या अन्य समाज में लोगों की बात करें तो उनकी एक माथे पर एक जातीय अपना एक चिन्ह लगा होता था, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि कौन व्यक्ति जो है एक तरीके से किस जाति से बिलोंग करता है। तो अंग्रेजों द्वारा जो इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से भी एक तरीके से अंग्रेजों में जो जातीय चिन्ह जो भारतीय जो सैनिक थे उनके अंदर जो जातीय चिन्ह पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भी उनके अंदर एक रोष की भावना थी। 1856 में एक कानून बनाया गया जिसमें नई भर्ती वाले सिपाहियों को समुद्र पार जाकर सेवा करनी होती थी। भारत में अगर प्राचीन काल से हम लोग देखें एक सामाजिक जो है सामाजिक धार्मिक मान्यता ये रही है कि अगर हम जो है समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
तो चूंकि कंपनी जो है एक तरीके से अखिल जो है, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो कंपनी द्वारा जो है जगह जगह अपने जो है उपनिवेश स्थापित किए गए थे। तो कंपनी को अपनी सेना जो है उपनिवेश स्थापित करने के लिए एक देश से दूसरे देश अपनी सेना भेजनी पड़ती थी। अगर हम बर्मा की बात करें तो 1856 में जो है बर्मा से भारतीय सेना जो है भारत से सेना जो बर्मा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भेजी गई थी। तो ऐसी स्थिति में 1856 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि जो भी सैनिक भर्ती होगा उसको एक लिखित में ये अपनी एक जमानत देनी पड़ेगी कि अगर उनको समुद्र पार जो है भेजा जाएगा तो वो जाने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे भारतीयों के साथ एक अपमानजनक व्यवहार करते थे। वो अपने जो है अपने आप को, जैसे मैंने बताया कि जातीय उनके अंदर जातीय उसकी जो एक तरीके से उसकी भावना थी उनके अंदर, लास्ट हमने देखा है जातीय श्रेष्ठता की उनकी नीति थी। तो वो भारतीयों जो सैनिक थे उनको उनके साथ एक अपमानजनक व्यवहार करते थे, ना तो तरीके से खाना उनको अच्छा मिलता था और दूसरा उनके साथ एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो ऐसी ही अपमानजनक व्यवहार के कारण भी सैनिकों में असंतोष की भावना थी। नेक्स्ट कारण है सिंध एवं पंजाब में तैनात सिपाहियों को दोहरा भत्ता बंद करना। एक तत्कालिक कारण भी अगर हम देखें तो ये था कि जो सिंध और पंजाब में, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को पहले, जब मद्रास में भी इसको लेकर विद्रोह हुआ था और बंगाल में भी इसको लेकर विद्रोह हुआ था कि जो बंगाल और बिहार की जो सीमा पर कार्य करते थे कंपनी द्वारा उनको दोहरा भत्ता उनको दिया जाता था। लेकिन बाद में उस दोहरे भत्ते को जो है लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंद कर दिया। तो लॉर्ड क्लाइव के समय भी जो सैनिकों ने दोहरा भत्ता बंद करने के कारण विद्रोह किया था, लेकिन उस विद्रोह को भी दबा दिया गया था। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ भी बनी कि सिंध और जो पंजाब में जो सैनिक तैनात थे उनको अपनी सेवा के बदले, क्योंकि अपने क्षेत्र से दूर होते थे वो, इस कारण जो है उनको दोहरा भत्ता दिया जाता था। लेकिन इस दोहरे भत्ते में भी कंपनी द्वारा कमी कर दी गई। तो वो भी एक तत्कालिक कारण बना इस विद्रोह का। अगर हम देखें 1857 से पहले भी असंतोष के काफी कारण रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो है 1857 का विद्रोह जो है एकाएक हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो इससे पहले भी एक लंबी जो है विद्रोह की प्रक्रिया रही है और एक विद्रोह का एक तरीके से असंतोष के काफी लंबा इतिहास रहा है। तो सिपाहियों के असंतोष के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। तो सबसे पहले जो विद्रोह जो देखा गया था वो 1764 में देखा गया था। इसको हम देखेंगे, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो मीर कासिम की जो सेना थी और मीर कासिम और मुनरो के बीच में हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध। तो मुनरो की जो सेना थी जिसमें जो है हिंदू ये कहें जो भारतीय सैनिक थे वो मुनरो की सेना से जा मिले थे। तो बाद में जो विद्रोह जो है उससे मीर कासिम की सेना से जा मिले थे। तो बाद में चूंकि मीर कासिम जो है बक्सर के युद्ध में हार गया था, तो बाद में जो सैनिक बच गए थे उनको जो है मृत्युदंड दिया गया और इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1806 में बेल्लूर में विद्रोह हुआ था। ये बेल्लूर है, ये 1806 में बेल्लूर, उसको बेल्लूर पढ़िएगा। ये भी धार्मिक विद्रोह हुआ था। ये सैनिकों को अपने माथे पर जातीय चिन्ह लगाए जाने के विरोध में, लगाए जाने से मना करने के विरोध में हुआ था। 1806 का बेल्लूर का सिपाही विद्रोह। बेल्लूर ये मद्रास में पड़ता है। 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों की 17वीं रेजिमेंट ने समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से इनकार कर दिया। अभी हमने देखा जो है समुद्र पार करना एक तरीके से भारतीय जो धर्म था उसमें एक तरीके से बुरा माना जाता था। और ये माना जाता था कि अगर जो है कोई व्यक्ति अगर समुद्र पार कर लेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और साथ में समाज में भी एक तरीके से उन लोगों को जाति से बाहर कर दिया जाता था, जाति बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो इस कारण लोग जो है समुद्री यात्रा करने से बचते थे। ऐसे ही 1844 में वेतन के सवाल को लेकर सैनिकों में
विद्रोह हुआ था। तो ऐसे ये विद्रोह की जो है हम देखते हैं कि जब से कंपनी ने अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया 1757 से लेकर, और जो है 1857 तक, एक विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला हमको मिलती है। तो ये असंतोष जो है एकाएक नहीं फूटा था, इसके पीछे एक लंबा जो है इतिहास रहा है। अब हम बात करते हैं तात्कालिक कारणों में बात करते हैं। तो एक तरीके से बारूद जो है विद्रोह के लिए इकट्ठा हो चुका था, और वो धीरे धीरे बारूद इकट्ठा भी हो रहा था, तो उसको एक तीली जो है माचिस की एक तीली दिखाने की आवश्यकता थी। तो उस माचिस के जो तीली का काम किया था वो जो है न्यू जो एनफील्ड राइफल थी उसके उसके द्वारा किया गया, क्योंकि कंपनी द्वारा भारत में लोहे की बेस ब्राउन बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी, और दिसंबर 1856 में कंपनी द्वारा लोहे की जो बेस ब्राउन बंदूक थी उसकी जगह ये एक न्यू एनफील्ड राइफल भारत में प्रयोग की गई। तो ये की गई थी दिसंबर 1856 में। तो दिसंबर और जनवरी 1857 में ये अफवाह फैल गई कि जो न्यू एनफील्ड जो राइफल आई है उसमें जो कारतूस इस्तेमाल किया जाता है उसमें गाय या जो कारतूस जो है उस पर एक लुब्रिकेंट के तौर पर गाय या सुगर की चर्बी लगी है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि भारत में अगर देखा जाए धार्मिक तौर पर हम देखें तो भारत में गाय को ये एक तरीके से पवित्र माना जाता है, और अगर मुस्लिम्स में बात करें तो उनके लिए उनके धर्म में जो है शुगर के लिए जो है एक तरीके से उसको बहुत ज्यादा गंदा माना गया है। तो दोनों ही अगर धार्मिक स्तर पर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही ये एक धार्मिक भावनाएं उनकी बहुत ज्यादा आहत हुई। तो सबसे पहले 23 और एक तरीके से हम देखते हैं तो 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने जो चर्बी लगे कारतूस से जो चर्बी लगे कारतूस थे उनको प्रयोग करने से मना कर दिया। तो जनवरी 1857 से ही तरीके से सैनिकों में धीरे धीरे विद्रोह की भावना जो है वो पनपना शुरू हो गई। तो सबसे पहले दमदम अगर हम देखें दमदम, क्योंकि जो कंपनी की अलग अलग जो क्षेत्र थे, बंगाल था, अगर हम बात करें तत्कालीन जो है अगर वर्तमान के उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, कानपुर हो गया। पंजाब में भी कंपनी की प्रशिक्षण सेंटर थे, एक तरीके से हम देखा जाए ट्रेनिंग सेंटर थे जहां पर सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, और साथ में ही कंपनी की जो है आर्टिलरी थी उनकी कंपनी की। तो जो है सबसे पहले ये जो है अफवाह फैल गई, और उसके कारण जो दमदम के सैनिक थे उन्होंने 23 जनवरी 1857 को कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। ऐसे ही 26 जनवरी को उसके 3 दिन बाद बहरमपुर के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया। और सॉरी, ये 26 जनवरी नहीं है, इसको 26 फरवरी पढ़िएगा, ये गलत हो गया है। 23 जनवरी 1857, उसके बाद 26 फरवरी को बहरामपुर के जस्ट उसके 1 महीने 3 दिन बाद जो है बहरामपुर के सैनिकों ने मना कर दिया था। और 29 मार्च को मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में जो है खुले विद्रोह की एक तरीके से उनके द्वारा शुरुआत कर दी गई, और अपने जो रेजिडेंट थे उनकी उन्होंने हत्या कर दी। यहाँ एक चीज मैंने स्पष्ट रूप से उल्लेख की है, 34वीं रेजिडेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि मंगल पांडे जो थे वो किस रेजिडेंट के सिपाही थे, तो वो 34वीं रेजिडेंट के सिपाही थे। और उसके बाद में क्योंकि विद्रोह जो धीरे धीरे फैल रहा था, बंगाल से शुरू हुआ था, जो है कंपनी की रेजिडेंट थे उनके द्वारा मना करना शुरू किया गया था। और मेरठ में 24 अप्रैल को मेरठ में जो एक घुड़सवार जो सैनिकों की टुकड़ी थी उसके द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया कि हम इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो घुड़सवार जो सैनिक थे उस यूनिट को भंग कर दिया गया, और जो भी लोग थे उनको उसमें से कुछ लोगों को मृत्युदंड दिया गया और अधिकांश लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। और 10 मई 1857 को भारतीय सेना ने एक तरीके से पूरी तरह से विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो यहाँ से 10 मई 1857 को एक जो है आधिकारिक डेट है जहां से 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है तात्कालिक हम लोगों ने कारण तक जिक्र कर लिया है। अब हम लास्ट क्लास में देखेंगे कि विद्रोह का जो प्रसार है वो कहाँ कहाँ तक हुआ। अगर हम यूपी की बात करें जो है, अगर जो वर्तमान यूपी की बात करें तो चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, फैजाबाद हो, बरेली हो, दिल्ली हो गया,
और मेरठ हो गया। तो कुछ और कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने इनका नेतृत्व किया उसके संबंध में जानेंगे, और विद्रोह की सफलता के कारण और विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, और उसके बाद में जो ब्रिटिश नीतियों में क्या परिवर्तन आया। ये 3 या 4 टॉपिक और हम लोग चर्चा करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें?